गुड मॉर्निंग बच्चों। ई लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान आधुनिक भारत चैप्टर 8 के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति के सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें महिलाओं की स्थिति के बारे में तो सबसे पहले हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें प्रमाण मिलता है उससे लगता है कि उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति लगभग अच्छी मानी जाती थी। हालांकि महिलाएं प्रसाधन में बहुत ही रुचि रखते थी और कह सकते हैं कि जिससे हम लोग को पता चलता है कि उस समय महिलाएं श्रृंगार में बहुत ही उनको पसंद था। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति में धार्मिक अनुष्ठान पर भी अधिक जोर देते थे। मातृ देवी की मूर्ति, पुरातात्विक वेदों में भी महिलाओं देवी देवताओं में बहुत ही उनका रुचि था, जिससे वो अलग अलग रूप में पूजा करती थी। अब हम इतिहास के उस कालक्रम की ओर बढ़ते हैं जहाँ से हमें इतिहास की लिखित जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और गुप्त काल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यदि हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति लगभग अच्छी थी। उन्हें समानता का अधिकार दिया गया था और पुरुष वर्ग या महिलाओं के साथ साथ उन्हें अधिकार प्राप्त था और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उन्हें भाग लेने का अनुमति प्रदान किया जाता था। हालांकि यदि हम देखते हैं, अगर रामायण या महाभारत की बात करें तो उसमें अश्वमेध, राजसूय यज्ञ जैसे में भगवान राम ने सीता जी की मूर्ति की प्रतिमा मानकर उनकी पूजा अर्चना की थी। यदि हम संपत्ति के बारे में बात करें तो महिलाओं को संपत्ति के अधिकार में भी समान अधिकार था और इस दृष्टिकोण से यदि पुत्र योग्य होते थे, यदि पुत्र अयोग्य होते थे तो उन्हें बेदखल कर दिया जाता था और यदि पुत्री योग्य होती थी तो उन्हें अधिकारिणी का दर्जा दिया जाता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी यह उस समय पढ़ने और लिखने की अनुमति दी जाती थी और महिलाएं शिक्षक के रूप में नियुक्त होती थीं। अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे समाज कर्मिक रूप से अवनति की ओर बढ़ते जाता है, जैसा कि बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, इसके साथ साथ देवदासी और साथ में ऐसी कुप्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। यदि हम उत्तर वैदिक काल में, यदि हम गुप्त काल के रूप में अगर देखे जाते हैं, जैसे कि इन चीज़ों का हम अध्ययन करें तो सती प्रथा में पति की मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी को पति के साथ जलाया जाता था। इसके साथ बहुपत्नी प्रथा के साथ साथ व्यक्ति
कि बहुत सारी पत्नियां भी होती थी। अगर हम रामायण और महाभारत काल का अध्ययन करें तो राजा दशरथ जैसे महापुरुषों में भी उनकी 3 पत्नियां थी और ये खास करके बड़े घरानों में होती थी। बड़े घरानों में होती थी और छोटे छोटे घराने में चूंकि यह कामकाज में व्यस्त होते थे। इस तरह से हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति पूर्ण रूप से अच्छी तो नहीं कहा जा सकती थी, लेकिन कार्मिक रूप से अवनति की ओर बढ़ती थी। अब हम आते हैं तीसरा गुप्त काल की ओर। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल भी कहते हैं। गुप्त काल में लगभग समाज, अर्थव्यवस्था या यदि हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें या सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें तो या ज्योतिष विज्ञान की बात करें या तकनीकी के क्षेत्र में बात करें तो यह विकास चरम की ओर अग्रसर था, जिसके कारण ही बच्चों भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग काल की संज्ञा भी दी जाती है। और लेकिन यह देखा जाता है कि गुप्त काल में धीरे धीरे हुनों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण हो चुके थे और धीरे धीरे समाज, हिंदू समाज खास करके इन लोगों के आक्रमण से आतंकित रहता था। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों में आज मतभेद है कि जहां रानी पद्मावती राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद जौहर करने के लिए रानियों के साथ सामुदायिक अग्निकुंड में जौहर करती थी, जो इतिहास में यह अमर है। यदि हम आधुनिक काल की बात करें बच्चों, महिलाओं की स्थिति में सुधार, तो महिलाएं कहीं ना कहीं आत्मसम्मान और गौरव पाने के लिए प्रयासरत थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, इन लोगों ने शस्त्र कौशल में निपुण थी, बल्कि हमारे युद्ध में कौशल के साथ साथ और आदर्श के लिए ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिनका अनुसरण करने के बाद महिलाएं सामने आई। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा और समझा कि महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हुई। अब हम नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे। थैंक यू।